हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है लेट्स रीड के इस यूट्यूब चैनल में। स्टूडेंट्स, आज की क्लास ये क्लास 12 की होने वाली है। इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री के मोस्ट वीवीआई क्वेश्चंस के बारे में। स्टूडेंट्स, मैं उपाध्याय सर आप सभी का आज के इस लाइव सेशन में वेलकम करता हूँ, स्वागत करता हूँ। मेरे बच्चों, जैसा कि हमारी जो एग्जामिनेशन बहुत सारे सर लोगों ने अलग अलग तरीके से बच्चों को पीडीएफ नोट्स और क्लासेस अवेलेबल कराया, लेकिन ये जो क्लासेस है आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। रीज़न है कि इस क्लास में आपके पास सिर्फ और सिर्फ 60 मोस्ट सेलेक्टेड शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस है, जिसके पढ़ने के बाद आप आसानी से 95% तक ला सकते हो। मैं यहाँ पे स्पेशली ये क्लासेस हमारी बिहार बोर्ड के लिए होने वाली है। वैसे तो 12th क्लास आईएससी के जितने भी बोर्ड के बच्चे हैं, चाहे वो महाराष्ट्र बोर्ड हो, मीन्स मीडियम यहाँ हमने डुअल लेकर रखा है, झारखंड बोर्ड हो या यूपी बोर्ड हो या एमपी बोर्ड, जो भी बोर्ड हो, इन सारे बच्चों के लिए क्लासेस है यूजफुल है। बट बिहार बोर्ड वालों के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है, मीन्स इससे बाहर आने की चांसेस नहीं है। मतलब मैक्सिमम क्वेश्चंस इसी में से होंगे। तो आइए हम लोग बात करते हैं अपनी क्लासेस को आगे बढ़ाते हुए। चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग आज 60 मोस्ट सेलेक्टेड क्वेश्चंस करने वाले। स्टूडेंट्स देखिए, यहाँ पे हम लोगों ने लिख रखा है एग्जाम्स आर कमिंग। मतलब मेरे बच्चे लग जाओ, अब नहीं लगोगे तो कब लगोगे, लग जाओ। एग्जाम्स आर कमिंग मीन्स आपकी एग्जाम जो है, आपकी परीक्षा आपके पास आ रही है, आपके पास आ रही है आपकी परीक्षा। सो परीक्षा की तैयारी एकदम मन से करेंगे, लास्ट तक क्लास को करेंगे, एकदम बहुत मजा आएगा। लास्ट तक जुड़े रहेंगे, डेफिनेटली मजा आएगा। चलिए बातें करते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है हमारी स्क्रीन पे, जस्ता जिंक जो है सबसे पहला क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे हम लोग ब्रीफली, बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि आपके पास भी टाइम नहीं, हमारे पास भी बहुत ज्यादा टाइम नहीं होता, इसलिए हम लोगों ने मैंने बस ये क्वेश्चन इसलिए लेकर गया कि आपकी जो एग्जाम है ना, रफली मीन्स जस्ट लाइक कम मेहनत में अच्छे नंबर कैसे लाएं, इसकी बात हम कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पे जस्ता को हम लोग बोलते हैं जिंक। जस्ता को क्या बोलते हैं? जिंक। बोल रहे हैं कि जस्ता के मुख्य अयस्कों के नाम बताइए, मीन्स नेम द मेन ओर्स ऑफ जिंक। तो आइए हम बात करते हैं जिंक के मुख्य अयस्कों के नाम बताइए स्टूडेंट्स। तो जिंक के मुख्य अयस्क कौन कौन है? तो आपके पास यहाँ जिंक के जो मुख्य अयस्क है, जिंक के मुख्य अयस्क 4 होते हैं। जिंक के मुख्य अयस्क 4 होते हैं, जिसे कैलामीन कहते हैं, ZnCO3 होता है। सेकंड जो होता है जिंक ब्लेंड, जिसे ZnS बोलते हैं। एंड थर्ड थिंग जो होता है जिंक साइड होता है, जिंकाइड होता है ZnO या जिंक ऑक्साइड बोल सकते हैं हम इसको। एंड फोर्थ जो होता है स्टूडेंट्स फ्रैंकलिनाइट बोलते हैं, सो ZnO * Fe2O3, ये दोनों का जो होता है प्रोडक्ट होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये है हमारा जस्ता के मुख्य अयस्क निम्नलिखित। ये जस्ता के मुख्य अयस्क 4 होते हैं जो आपके पास है। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर बाय द वे किसी भी क्वेश्चंस में आपको प्रॉब्लम होती है तो डेफिनेटली आप कमेंट करके, डेफिनेटली आप जिस तरह से आपको से ये स्क्रीन पे मेरे नंबर भी डिस्प्ले हो रहा है, जिस तरह से आपको सुविधा लगे वैसे आप मेरे से कांटेक्ट करके अपने क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेंगे। सेकंड क्वेश्चन है, ये सारे के सारे क्वेश्चंस मोस्ट वीवीआई क्वेश्चंस हैं। ये सभी के सभी क्वेश्चंस जो हैं आपकी आने वाली हैं, इसलिए अच्छे से समझिए, अच्छे से इसको करेंगे आप। 2 नंबर 1 नंबर हर जगह कहीं भी आ सकती है। ओके सर, देखिए गैंग मींस गैंग जो होता है क्या है, व्हाट इज गैंग? व्हाट इज गैंग मींस ये सभी जानते हैं। मैंने आपको, आप सभी स्टूडेंट्स को मैंने पढ़ाया है। बहुत सारे बच्चे जो मेरे ऑफलाइन क्लासेस में जुड़े उनको मैंने पढ़ाया है, जो बच्चे ऑफलाइन क्लासेस में नहीं जुड़ पाए उन बच्चों को मैं बता दूं कि गैंग्स होता है एक प्रकार का इम्प्यूरिटीज होता है, एक प्रकार का अधात्री होता है, अशुद्धियां होता है जो अयस्क में उपस्थित होता है। मतलब मेरे बच्चों, आपसे कोई पूछे व्हाट इज गैंग मींस आप बोलेंगे व्हाट इज गैंग मींस आप बोलेंगे कि अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को गैंग या गैंग कहा जाता है। मींस द impurities which present in the ores are called gang. The impurities which present in the ore are called gangs. Okay friends, सिलिका जेल हो जाएगा एंड नेक्स्ट हो जाएगा लाइमस्टोन, जिसका फार्मूला CaO होता है, एंड सिलिका जेल का फार्मूला होता है SiO2 etc. These are called gangs. These are called gangs. ठीक है स्टूडेंट्स, impurities which present in ores is called gang. Means अयस्कों में जो अशुद्धियां होती है उसे हम लोग गैंग करते हैं। ओके फ्रेंड्स, अगली हमारी क्वेश्चंस है, ये हमारी अगली क्वेश्चंस है। अगली क्वेश्चंस आपके सामने है। अगली क्वेश्चंस आपसे बोल रहा है कि CH4 में कार्बन का संकरण क्या होता है। मींस व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन
in CH4. What is the hybridization of carbon in CH4? फ्रेंड्स मीथेन में मैंने पढ़ा रखा आपको कि कार्बन होता है एक टेट्रावैलेंट नेचर का, मींस कार्बन होता है टेट्रावैलेंसी को शो करता है, मींस उसकी जो वैलेंसी होती है 4 होती है। इसकी वजह से मैं जब पढ़ा चुका हूं कि वैलेंसी 4 होगी तो डेफिनेटली यहां से आप निकाल पाएंगे कि हाइब्रिडाइजेशन चार्ज जो होगा वो क्या होगा, sp3 होगा, क्योंकि sp3 होने के लिए मैंने पढ़ा रखा है कि यहाँ सिग्मा बॉन्ड जो है टोटल सिग्मा बॉन्ड 4 है और जितने सिग्मा बॉन्ड होते हैं उसके अकॉर्डिंगली मैंने आपको ट्रिक दे रखा था। इसकी वजह से आपका उस ट्रिक के बेसिस पे जो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा CH4 में कार्बन का, मतलब मीथेन में कार्बन का जो संकरण हो जाएगा sp3 हो जाएगा। फ्रेंड्स हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन मीथेन इज sp3। अगली हमारी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये अगली क्वेश्चन है ओलेम का सूत्र क्या होता है, ओलेम का सूत्र क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, व्हाट इज द फार्मूला ऑफ ओलेम। फ्रेंड्स सारे लोग फटाफट कमेंट कर दो, फटाफट बताते चलो कि क्या होगा फार्मूला। तो आप बोलेंगे कि ओलेम का जो फार्मूला होता है H2SO7। the formula of ओलेम is H2SO7। ये क्वेश्चंस पूछा जा चुका है, ये बिहार बोर्ड में 2-3 बार क्वेश्चन रिपीट किया हुआ है, इसमें इस क्वेश्चन को अच्छे से आप देखेंगे। फ्रेंड्स अब पूछ रहा है नाइट्रोलियम क्या है, नाइट्रोलियम क्या है, व्हाट इज द नाइट्रोलियम, व्हाट इज नाइट्रोलियम। फ्रेंड्स तो नाइट्रोलियम क्या है तो हम लोग बात बोलेंगे कि कैल्शियम साइनामाइड एवं कार्बन के मिश्रण को नाइट्रोलियम कहा जाता है। कैल्शियम साइनामाइड एवं कार्बन के मिश्रण को नाइट्रोलियम कहा जाता है। अतः इसका सूत्र जो होता है स्टूडेंट्स, तो इसकी फार्मूला जो होती है, ये फार्मूला होती है CaCl2 प्लस C होती है, बिकॉज कैल्शियम साइनामाइड और कार्बन के मिश्रण को ही तो नाइट्रोलियम कहा जाता है। मींस बोलेंगे द मिक्सचर ऑफ कैल्शियम साइनामाइड एंड कार्बन इज कॉल्ड नाइट्रोलियम, हेंस इट्स फार्मूला इज जस्ट CaCl2 प्लस C। मींस कोई आपसे बोले कि नाइट्रोलियम क्या है, आप बोले कि नाइट्रोलियम जो है कैल्शियम साइनामाइड प्लस कार्बन इन दोनों का मिश्रण होता है। कैल्शियम साइनामाइड और कार्बन के मिश्रण को नाइट्रोलियम कहा जाता है, नाइट्रोलियम कहा जाता है। चलिए अब अगली क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे है, अगली क्वेश्चन की हम बात करें स्टूडेंट्स। तो अगली क्वेश्चन है आपके पास H3PO3 में फास्फोरस का ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा। मींस हम लोग बोलेंगे कि व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ फास्फोरस इन H3PO3। H3PO3 में H3PO3 में फास्फोरस की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी, फटाफट बता दो जल्दी, जितने लोग जुड़े हैं फटाफट बता दो। अगर आपको निकालना नहीं आ रहा है तो एक बार फिर से आप जो है प्रीवियस क्लास है जो नोट्स है उसको आप देख सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख लो कि H3PO3 है। मैंने बोल रखा है कि जिसका ऑक्सीकरण संख्या, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना होता है उसी स्टूडेंट्स हम लोग x मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं, रिप्रेजेंट कर लेते हैं। और मैंने आपको पढ़ा रखा है कि ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर -2 होती है जनरली इन कंपाउंड, -2 होती है तो -2 × 3 हो जाएगा -6। एंड हाइड्रोजन का जो है जनरली इन कंपाउंड +1 होता है तो +1 × 3 कितने हो जाएंगे बच्चे 3। और ओवरऑल टोटल के ऊपर कोई चार्ज नहीं है मतलब 0। तो अब यहाँ से हम लोग बोलेंगे कि 3 + x - 6 = 0। सो स्टूडेंट्स यहाँ से हम लोग बोलेंगे कि 3 - 6 -3 हो जाएगा दैट इज इक्वल टू 0। सो x इज इक्वल टू +3 हो जाएगा बच्चों। ये रहा आपका H3PO3 में फास्फोरस का ऑक्सीकरण संख्या। ओके फ्रेंड्स फटाफट करते चलिए, जहां प्रॉब्लम होगी आप वहां पे पूछ सकते हैं, बातें कर सकते हैं। ओके अगली क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे है बच्चों, देखो आप अगली क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए sp3 हाइब्रिडाइजेशन का ज्यामितीय आकृति क्या होता है, मतलब बोलेंगे व्हाट इज द ज्योमेट्री एंड शेप ऑफ sp3 हाइब्रिडाइजेशन। व्हाट इज द ज्योमेट्री एंड शेप ऑफ sp3 हाइब्रिडाइजेशन। फ्रेंड्स sp3 ज्योमेट्री वाले का शेप क्या होता है, तो हम लोग डायरेक्टली बोलेंगे कि sp3 वाले का जो शेप होता है वो टेट्राहेड्रल होता है, जिसे हिंदी वाले बच्चे चतुष्फलकीय बोल सकते हैं, चतुष्फलकीय। ये जो होता है आपका इसका होता है ज्योमेट्री। ओके अब आइए बता देते हैं, दिखा देते हैं कि चतुष्फलकीय टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री कैसे होगा। मान लीजिए कि कोई आपके पास ये एक सेंट्रल एटम है, सेंट्रल एटम जस्ट सेंटर में बैठा हुआ। अब आपको यहाँ एक होगा, एक इस तरह से होगा, एक इस तरह से होगा, एक इस तरह से होगा। अब ये जो आपकी ज्योमेट्री दिख रही है यही ज्योमेट्री आपकी जो है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, जिसमें ये जो सेंट्रल एटम है मान लीजिए सेंट्रल में M है और
अदर जो है x है और x है, मींस ये mx4 हो गया आपका। सपोज किया जाए कि mx4 बना है तो यहाँ पे m का जो हाइब्रिडाइजेशन होगा, जो संकरण होगा वो sp3 होगा। आई होप आप सभी को समझ में आ रही होगी। अगर इसे नहीं समझ में आए फटाफट बताते चलेंगे बीच बीच में, उनके लिए रुका जाएगा, उनको टाइम दिया जाएगा। ओके फ्रेंड्स, अगली क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पे है। क्योंकि ऐसे हमें आज 60 क्वेश्चंस करने, टोटल 60 क्वेश्चंस करने, मतलब टॉप मोस्ट वीवीआई क्वेश्चंस जो सेलेक्ट किए गए हैं, ये क्वेश्चंस आज हम लोग कर रहे हैं क्लास 12 में। चलिए देखते हैं अगली क्वेश्चंस हमारे सामने है। D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन का ज्यामिति आकृति क्या होती है? फ्रेंड्स, D2sp3 जो हाइब्रिडाइजेशन होती है उसकी व्हाट इज द ज्योमेट्री एंड शेप ऑफ D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन, D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन वाले ज्यामिति की, सो ये ज्यामिति इसकी क्या होती है? फ्रेंड्स फटाफट बताएं जल्दी जल्दी। तो आप सबसे पहले कुछ नहीं करेंगे, जो आपको लिखा हुआ है कि D2sp3, अब D2sp3 देखने से तुरंत आप बोलेंगे कुछ नहीं, यहाँ sp3 का मतलब मैंने बोल रखा है कि आपको 4 होगा। sp3 में कितने हो जाएगा? 4, 4, और D2 का मतलब कितना हो जाएगा? 2, तो 4 + 2 दैट इज इक्वल टू 6। जैसे ही 6 देख लिया, 6 के लिए ऑक्टाहेड्रल होता है। फ्रेंड्स, अगर किसी भी एटम के इंटरमिक्सिंग में जब आपको 6 ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करते हैं तो उस समय उसकी ज्योमेट्री जो हो जाती है वो क्या हो जाती है? ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री हो जाती है। सो ध्यान रखिए कि अगर D2sp3 होगा उसकी ज्योमेट्री क्या हो जाएगी? ऑक्टाहेड्रल हो जाएगी। फ्रेंड्स ये ध्यान रखिएगा। ओके, ये सारे क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव और साथ में आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चंस में भी आए जा सकते हैं, पूछे जा सकते हैं, इसलिए आपको इनकी एकदम डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको आते रहनी चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, देखिए अमोर्फस सॉलिड का उदाहरण दें, मींस गिवन एग्जांपल्स ऑफ अमोर्फस सॉलिड। जो अमोर्फस सॉलिड है, जो आपके अमोर्फस सॉलिड जिसको हम लोग अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं, तो उसके उदाहरण चाहिए हमें। अक्रिस्टलीय ठोस का जो उदाहरण होता है, अभी बताने की जरूरत नहीं, तो बच्चा जानता है कि अक्रिस्टलीय ठोस का जो उदाहरण होता है, पहला ग्लास हो जाएगा, दूसरा रबर हो जाएगा, प्लास्टिक हो जाएंगे, स्टार्च हो जाएंगे, प्रोटीन हो जाएंगे, एक्सेट्रा। यार मतलब ये दे ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ अमोर्फस सॉलिड। ये सभी के सभी एग्जांपल्स हैं नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के। अमोर्फस का मतलब होता है, अमोर्फस का मतलब जो आपका अक्रिस्टलीय ठोस है उसे हम लोग क्या कहते हैं? अमोर्फस सॉलिड्स भी कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, अगली क्वेश्चंस आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 10। हम लोग अभी फटाफट क्वेश्चन नंबर 10 पे पहुंच गए हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है। 10 देखिए क्या बोल रहा है भाई? 10 जो बोल रहा है एंटी फेरोमैग्नेटिक ऑक्साइड का उदाहरण दे, मींस गिवन एग्जांपल्स ऑफ एंटी फेरोमैग्नेटिक ऑक्साइड्स। मेरे बच्चों, आपको एंटी फेरोमैग्नेटिक ऑक्साइड्स का उदाहरण देना है, तो आप यहां से एंटी फेरोमैग्नेटिक ऑक्साइड्स का उदाहरण देंगे, आपको 2 नंबर यहां से मिल जाएगा। फटाफट देखिए एंटी फेरोमैग्नेटिक का उदाहरण, कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है, बस जितना पढ़ाया जा रहा है उतना ध्यान रखना है। Cr2O3, Fe2O3, MnO and V2O3, these all are the examples of antiferromagnetic, these all are the examples of antiferromagnetic oxides. Okay friends, अगली क्वेश्चंस हमारे सामने है। अब क्वेश्चंस बोल रहा है कि 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर जल का मोलरता एवं मोलरता बतावें, मतलब ये बतावें। आप अगर अपने क्वेश्चंस को बात करें, अंग्रेजी मीडियम में जो बच्चे हैं यहाँ से आप ट्रांसलेट कर सकते हैं, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि स्टेट द मोलारिटी एंड मोलारिटी ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस, मतलब 25 डिग्री सेल्सियस पे मोलरता एवं मोलरता बताएं। तो बाबू अब मैंने पहले ही, जब हम लोग ये इवन 12th की बात छोड़ के 11th वाले बच्चे इस क्वेश्चन को बता देते हैं कि एक जस्ट 25 डिग्री सेल्सियस पे जो आपकी मोलरता और मोलरता ये दोनों जो होती है वो कितनी होती है? तो जस्ट 55.5 होती है। अगर मोलरता पढ़ रहे हैं आप तो यहाँ पे क्या करेंगे? मोल प्रति लीटर जोड़ेंगे, और अगर आप मोलरता पढ़ेंगे तो क्या बोलेंगे? मोल प्रति किलोग्राम बोलेंगे। देखो इस क्वेश्चन में अगर आपको मैं बता दूं तो यहाँ इस क्वेश्चन से 2 और क्वेश्चन जनरेट हो गए। ये हो गए, एक क्वेश्चन मोलरता, एक क्वेश्चन मोलरता, और दूसरा क्वेश्चन हो गया आपका मोलरता। मोलरता और मोलरता दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं? तो मोलरता जो है, ये मोलरता जो है मोल प्रति किलोग्राम से डिफाइन होता है, मोल प्रति किलोग्राम की बात होती है यहाँ, और इसमें होती है मोल
प्रति लीटर की बात होती है तो अब आप समझिए कि ऊपर मोल प्रति किलोग्राम, मतलब इसका जो मात्रक होगा, जो इसकी यूनिट होगी वो मोल केजी इनवर्स हो जाएगी। ओके, एंड जो इसकी मात्रक होगी, जो इसका मात्रक होगा, ये आपका हो जाएगा मोल लीटर इनवर्स हो जाएगा। मतलब ये मोल प्रति किलोग्राम और ये मोल प्रति लीटर, ये जो दो क्वेश्चंस आपके सामने देख रहे हैं, ये दोनों आ सकते हैं ऑब्जेक्टिव में। ओके, इसलिए हर एक क्वेश्चंस को आपको बारीकी से देखना है, किसी क्वेश्चंस को अंडरएस्टिमेट नहीं करना है, किसी क्वेश्चंस के लिए ये नहीं सोचना है कि इसकी प्रायोरिटी ज्यादा है या कम है। जो क्वेश्चंस आपको बताया जा रहा है, हर एक क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ डिस्कस किए जा रहे हैं, इसलिए हर एक क्वेश्चंस को आप करें। इसके बाद जो इसकी पीडीएफ है, इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी हमारे ग्रुप में, जिस ग्रुप में बाकी सारे बच्चे जुड़े हुए हैं, जो हमारी अपनी ग्रुप है, उस ग्रुप में आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। जो बच्चे ग्रुप ज्वाइन नहीं किए होंगे वो ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे। ओके, चलिए बात करते हैं अगली स्टूडेंट्स, Hg जो है, Hg धातु का अयस्क लिखें। मींस हम लोग बात करेंगे राइट द ओर ऑफ Hg, पारा मर्क्यूरी जो मेटल है उसका अयस्क की अगर बात करें तो हम जानते हैं मर्क्यूरी का एक ही अयस्क है जो फेमस है, जिसे हम लोग सीने बार के नाम से जानते हैं। इसका फार्मूला होता है जिंक मर्क्यूरिक सल्फाइड, मींस HCS होता है। ठीक है, मर्क्यूरिक सल्फाइड बोलते हैं इसको। ओके, अगली क्वेश्चन आपके सामने स्टूडेंट्स, अर्जिनाइट किस धातु का अयस्क है? अर्जिनाइट किस धातु का अयस्क है? मींस अर्जिनाइट इज एन ओर ऑफ विच मेटल्स, अर्जिनाइट इज एन ओर ऑफ विच मेटल्स, मींस ये जो है किसका है भाई? तो अब देखो, जिसके नाम में ही, जिसके नाम में अर्जिनाइट लगा हुआ है, मतलब जिसके नाम में ही ऐसा सिल्वर का संकेत हो, वो किसका है भाई? सिल्वर का है। वो किसका है? सिल्वर मतलब चांदी का है वो। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, पायस का उदाहरण दीजिए। गिव एन एग्जांपल्स ऑफ इमल्शन, गिव एन एग्जांपल्स ऑफ इमल्शन। पायस क्या है? पायस का उदाहरण दीजिए। तो आइए पायस के उदाहरण की अगर हम बात करें तो पायस का जो आपका उदाहरण है तो सबसे पहला क्या है? मिल्क है, और दूसरा क्या है? कोड लिवर ऑयल, मींस मिल्क और जो अदर जो ऑयल्स वगैरह होते हैं वो पायस और इमल्शन का फॉर्मेशन करते हैं, इसलिए ये सारी एग्जांपल्स हो जाते हैं। अगली क्वेश्चन आपके सामने, टेट्राहेड्रल वॉइड एवं स्फीयर के रेडियस का अनुपात क्या होता है? टेट्राहेड्रल वॉइड एवं स्फीयर के रेडियस का अनुपात क्या होता है? ये क्वेश्चंस बहुत बार पूछा हुआ है, 3-4 बार इस क्वेश्चन को पूछा हुआ है, इसलिए इस क्वेश्चंस के आंसर फटाफट याद कर लो। मैं बोल रहा हूं कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड एंड द रेडियस ऑफ स्फीयर। इस क्वेश्चन का आंसर फटाफट देख लेंगे, फटाफट याद करेंगे, जल्दी जल्दी याद करेंगे भाई, छूट जाए कहीं छूट ना जाए। ओके, अब बात करेंगे हम लोग टेट्राहेड्रल जो वॉइड होती है, जो टेट्राहेड्रल वॉइड, इसका जो रेडियस और स्फीयर का जो अनुपात होता है वो 0.225 होता है। अगर कोई आपसे पूछे कि रेडियस एंड स्फीयर का जो रेशियो है, वो जो रेशियो टेट्राहेड्रल वॉइड की रेडियस और स्फीयर का जो रेडियस है, इसका जो अनुपात होता है, जो रेशियो होता है, वो आपका फार्मूला से निकाला जाता है, और ये फार्मूला है टेट्राहेड्रल वॉइड का रेडियस अपॉन स्फीयर का रेडियस, और दोनों के रेडियस को डिवाइड करके हम लोग 0.225 प्रूफ करते हैं स्टूडेंट्स। ओके, इसलिए आप ध्यान रखेंगे कोई भी क्वेश्चंस, ये क्वेश्चंस पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया, इसलिए हम लोग इसकी बात कर रहे हैं। अगली क्वेश्चन हमारे पास है कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड का रेडियस। देखिए, अभी कुछ देर पहले टेट्राहेड्रल वॉइड का रेडियस था, टेट्राहेड्रल वॉइड का रेडियस एवं स्फीयर का रेडियस, दोनों का जो अनुपात था, जो रेशियो था, वो 0.225 हम लोग कुछ देर पहले पढ़े, इसके पिछला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, देखिए वॉइड दो तरह के होते हैं, यहां से भी दो क्वेश्चंस पूछेगा, वॉइड मींस टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल। ओके, अब बात करते हैं यहाँ पे कि इन दोनों का जो अनुपात होगा, मींस व्हाट इज द रेशियो ऑफ रेडियस टू ऑक्टाहेड्रल वॉइड एंड रेडियस ऑफ स्फीयर। फ्रेंड्स, अगली जो हमारी है, अब यहाँ वहां पे 0.22, वहां पे 0.225 था, यहाँ पे स्टूडेंट्स इसका होगा 0.414। बाकी जो निकालने का प्रोसेस है वो सेम प्रीवियस फार्मूला पे भी ये भी निकाला जाएगा स्टूडेंट्स। ओके, अगली क्वेश्चंस आपके सामने, अगली क्वेश्चंस आपके सामने, विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई का क्या यूनिट होता है? विशिष्ट प्रतिरोध जो है, जो विशिष्ट प्रतिरोध है, इसकी जो इकाई है, इसका यूनिट क्या होता है स्टूडेंट्स? व्हाट इज द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? तो फटाफट याद कर लो, ओम सेंटीमीटर होती है। क्या होती है स्टूडेंट्स? ओम सेंटीमीटर इज द यूनिट ऑफ
स्पेसिफिक रेजिस्टेंस मतलब विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई ओम सेंटीमीटर होती है। अगली क्वेश्चंस हमारे पास है, ये फटाफट सारे क्वेश्चंस काफी मोस्ट इंपोर्टेंट चल रहे हैं। देखिए अभी विशिष्ट चालकता का मात्रक क्या होता है? विशिष्ट चालकता का मात्रक क्या होता है? मींस व्हाट इज द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टिविटी? व्हाट इज द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टिविटी? तो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी की जो यूनिट है वो ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स होती है। ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स जो होती है आपकी, ये यूनिट हो गई। अगली क्वेश्चन आपके पास फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है मोलर चालकता का मात्रक क्या होता है? मोलर चालकता का मात्रक क्या होता है? What is the unit of molar conductivity? What is the unit of molar conductivity? तो ये रहा आपके मोलर चालकता का मात्रक, जिसमें हम लोग ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स होता है। जो आपकी मोलर चालकता का जो मात्रक होता है, जो मोलर चालकता की जो मात्रक की हम बात करते हैं, तो ध्यान रखिए एक नंबर के क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आएंगे। मोलर चालकता का मात्रक हो जाएगा ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ओके, अगली क्वेश्चंस हमारे पास, अगली क्वेश्चन, मोलर चालकता पर तन्यता का प्रभाव क्या होता है? व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन मोलर कंडक्टिविटी? व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन मोलर कंडक्टिविटी? मतलब मोलर चालकता का तन्यता पर क्या प्रभाव होता है? मोलर चालकता का तन्यता पर कौन सा क्वेश्चन हम लोगों का मे बी 20 था शायद, या हाँ 20 क्वेश्चन था स्टूडेंट्स। ओके, अब देखिए यहाँ हम लोग बात करेंगे मोलर चालकता का मतलब क्या हुआ। तो हम जानते हैं कि जब भी किसी विद्युतीय घोल को तनु करने पर, सब कोई भी विद्युतीय घोल है इसको तनु बनाएंगे हम, तो तनु बनाते हैं उसकी मोलर चालकता का मान बढ़ता है। मींस द वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेस ऑन डाइल्यूटिंग द इलेक्ट्रोनेगेटिव सॉल्यूशन। या हाँ ठीक है, तो इस बात हम लोग कर रहे हैं कि जब हम लोग बात करेंगे कि यहाँ विद्युतीय घोल जो है उसकी मोलर चालकता का मान बढ़ेगा जब हम लोग विलयन को तनु बनाएंगे। ओके फ्रेंड्स, अब अगला क्वेश्चन है लाफिंग गैस का सूत्र क्या होगा? व्हाट इज द फार्मूला ऑफ लाफिंग गैस? में हंसी आने की जो गैस है उस गैस का फार्मूला क्या होगा? तो इसको नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस कहा जाता है। ध्यान रखिए नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस कहते हैं। इसका फार्मूला N2O, इसका फार्मूला होता है N2O। नाइट्रस ऑक्साइड इज कॉल्ड लाफिंग गैस, इट्स फार्मूला इज N2O। ओके, अगली बात हमारी, अगली क्वेश्चन सीधी बात लो बकवास, अगली क्वेश्चन के ऊपर आइए। हम लोग बात करते हैं अमोनिया का ज्यामितीय आकृति क्या होता है? मतलब व्हाट इज द ज्योमेट्रिकल शेप ऑफ अमोनिया? व्हाट इज द ज्योमेट्रिकल शेप ऑफ अमोनिया? अगर हम अमोनिया के ज्योमेट्रिकल शेप की बात करते हैं तो पहले से सबको बताया जा चुका है। देखिए जिसमें मतलब अमोनिया में नाइट्रोजन एक सेंट्रल है और नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होता है। बच्चों जब लोन पेयर है, लोन पेयर का है मतलब एकाकी युग्म इलेक्ट्रॉन है, तो शेप कैसा हो जाएगा भाई? पिरामिडल हो जाएगा। पिरामिड के आकार का इसका शेप हो जाएगा। तो आपसे कोई बोले कि अमोनिया के ज्यामितीय आकृति क्या होती है, तो पिरामिडल होती है, पिरामिड के आकार की होती है। ओके, अगली बात अगली क्वेश्चन, कर्ड एसिड का फार्मूला बताएं। मींस टेल द फार्मूला ऑफ द कर्ड एसिड, मतलब कर्ड एसिड का फार्मूला बताइए। तो हम जानते हैं कि कर्ड में लैक्टिक एसिड पाया जाता है। कर्ड मतलब दही, दही में तो जो अम्ल पाया जाता है उसका फार्मूला क्या होगा? जो कर्ड एसिड बोलते हैं। कर्ड एसिड का फार्मूला लैक्टिक एसिड होता है और लैक्टिक एसिड को हम लोग C3H6O3 इसका फार्मूला होता है बच्चों। तो ये रहा हमारा लैक्टिक एसिड का फार्मूला। अब हम लोग बात करते हैं, अगली बात हमारी अगली क्वेश्चन है मार्शल एसिड्स का फार्मूला बतावें। मार्शल एसिड का फार्मूला बतावें। स्टेट द फॉलोइंग मार्शल एसिड्स। फ्रेंड्स अगर मार्शल एसिड का फार्मूला कोई बोलता है तो आप घबराना नहीं है, मतलब ऐसा नहीं सोचेगा यार क्या हो गया, मतलब नया क्या से क्या हो गया, कुछ नहीं हुआ। क्वेश्चन जो है कुछ ऐसे फॉर्मूले हैं जिनके बिजनेस नेम मींस जिनका व्यापारिक नाम जो है काफी मतलब अनसुना सा लगेगा, काफी टेढ़ा मेढ़ा लगेगा, लेकिन इसका मतलब थोड़ी ना कि उसका फॉर्मूला टेढ़ा हो जाएगा या उसके और कोई नाम नहीं होंगे। क्या ऑफ कोर्स होंगे, डेफिनेटली। देखिए हम बात कर रहे हैं, अभी हम लोग बोले ना, हम लोगों ने बात किया क्वेश्चन हमारे पास एक मार्शल एसिड्स का फार्मूला बताओ। मार्शल एसिड्स कहते हैं किसको भाई? तो मार्शल एसिड्स कहते हैं पेरोक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड को मार्शल एसिड्स कहते हैं। पेरोक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड्स इज कॉल्ड मार्शल एसिड्स। अब पेरोक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड्स का फार्मूला होता है H2S2OA। पेरोक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला होता है H2S2OA। बच्चों ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड्स। अगले क्वेश्चन हमारे पास है HClO, HClO2, HClO3 एवं HClO4 के
अम्लीय शक्ति के बढ़ते क्रम को बताएं। मींस हम लोग को बोल रहे हैं कि HClO, HClO2, HClO3 और HClO4, मतलब HCl जो है यहाँ पे इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ की बात कर रहा है, एसिडिक स्ट्रेंथ के इंक्रीजिंग ऑर्डर को रिप्रेजेंट करने की बात कर रहा है। बच्चों आपको बता दिया जाए कि एसिडिक स्ट्रेंथ जो इंक्रीज करेगा जहां आपका यहाँ दिख रहा है कि सबसे ज्यादा HClO4 में होगा, उसके बाद HClO3 में होगा, एंड देन आफ्टर HClO2, एंड देन आफ्टर क्या होगा, HClO होगा। मतलब ये होगा एसिडिक स्ट्रेंथ का मतलब होगा कि जिसमें ऑक्सीजन यहाँ पे HCl के साथ ऑक्सीजन की स्ट्रेंथ बढ़ रही है, मात्रा बढ़ रही है, मतलब वो ज्यादा, और बाकी घटते क्रम में ऐसे दिख गया। ओके स्टूडेंट्स, अगली बात, अगली क्वेश्चंस, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को क्या कहा जाता है? What are D block elements called? What are D block elements called? मतलब D block के तत्वों को क्या कहा जाता है? कुछ नहीं कहा जाता भाई, ये तो पुरानी बात है। पांचवा छठवां का बच्चा बता देगा कि D block के तत्वों को ही संक्रमण तत्व या संक्रमण धातु कहा जाता है। मींस और D block elements are called transition metal, जिसे हम लोग संक्रमण धातु कहते हैं। बट एक बात का ध्यान हमेशा जहन में रखेंगे कि all the D block elements are not called transition elements. All the D block elements are not called transition elements. मतलब कि D block के सारे तत्वों को संक्रमण तत्व नहीं कहते हैं, परंतु all the transition elements are called D block elements। मतलब ये होता है हिंदी इसका कि जितने भी आपके संक्रमण तत्व हैं वे सारे के सारे डी ब्लॉक के होते हैं। मतलब ये ध्यान रखना है कि डी ब्लॉक के सारे तत्व संक्रमण तत्व नहीं होते हैं, लेकिन सारे संक्रमण तत्व डी ब्लॉक के ही तत्व होते हैं। इस बात को बैठा लें अपने जहन में, अपने दिमाग में। ओके, चलिए अगली क्वेश्चन हमारे पास है। अगली क्वेश्चन नंबर 27 है, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को क्या कहा जाता है? एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को क्या कहा जाता है? व्हाट आर F ब्लॉक एलिमेंट्स कॉल्ड? अब इसको भी बताने की जरूरत नहीं, मुझे लगता है कि मेरे सारे बच्चे जान रहे होंगे, सारे लोगों को मैंने लिखा रखा है कॉपी भाई आपके। F ब्लॉक के एलिमेंट्स को इनर ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं, मतलब अंतः संक्रमण तत्व। F ब्लॉक के एलिमेंट्स को इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, अंतः संक्रमण तत्व, या अगर मेटल्स बोलेगा तो हिंदी इसका धातु हो जाएगा। अगली क्वेश्चंस आपके पास बच्चों, अगली क्वेश्चन है शून्य प्रतिक्रिया कोटि के गति स्थिरांक की मात्रक बतावें। मतलब स्टेट द यूनिट ऑफ स्पीड कांस्टेंट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शंस। मतलब जो हमारी अभिक्रिया शून्य, अगर कोई अभिक्रिया है वो अभिक्रिया शून्य कोटि की है, तो उस शून्य कोटि वाली अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का मात्रक बताना है। तो वेग स्थिरांक का मात्रक कुछ है नहीं, मैंने सबके मात्रक लिखा रखे हैं, आपको सबके मात्रक बताए जा चुके हैं। शून्य कोटि, प्रथम कोटि, द्वितीय कोटि, तृतीय कोटि, सारी अभिक्रियाओं के, सारी कोटि की अभिक्रियाओं के मात्रक बताए जा चुके हैं। फिर भी अगर आप के जहन में या किसी कारणवश अगर आप भूल गए हैं, आपका होगा यहाँ पे मोल लीटर इनवर्स, उसके बाद आपका टाइम इनवर्स का मतलब यहाँ सेकंड इनवर्स होता है। ध्यान रखिएगा, टाइम का जो मेजरमेंट होता है वो सेकंड में होता है, इसलिए सेकंड इनवर्स हो जाएगा बच्चों। तो ये रहा आपके शून्य कोटि अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का मात्रक मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड, मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड होगा। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ग्रीन विड्रॉल का सूत्र बतावें। टेल द फार्मूला ऑफ ग्रीन विड्रॉल। मींस ग्रीन विड्रॉल का जो सूत्र होगा वो क्या होगा? तो बाबू ग्रीन विड्रॉल का जो सूत्र होगा वो FeSO4 × 7SO होता है। ग्रीन विड्रॉल का जो होता है मींस हरा कशिश जिसको बोलते हैं, उसका हरा कशिश जो होता है उसका फार्मूला ये होता है ग्रीन विड्रॉल। अगली क्वेश्चंस हमारे स्क्रीन पे, अगली क्वेश्चंस आपके सामने। अगला क्वेश्चंस है कि ब्रास में वर्तमान धातु का नाम बताएं। मींस नेम द प्रेजेंट मेटल्स इन ब्रास। ब्रास में जो धातु उपस्थित होते हैं उनका नाम बताएं। तो ये बताने वाली बात ही नहीं है, ये तो बहुत आसान है कि जो ब्रास होते हैं उसमें आपके दो ही धातु में दो ही मेटल्स होते हैं मुख्य रूप से, एक होता है जिंक और दूसरा होता है आपका कॉपर। ये रहा अगला क्वेश्चन बच्चे। अगला क्वेश्चन है कि बिटवीन B12 इसको B12 नहीं पढ़ सकते, बिटवीन B12 नहीं पढ़ सकते, B12 पढ़ेंगे में कौन सा धातु वर्तमान होती है? मींस बिटवीन कौन सा तत्व वर्तमान होती है? मींस बोलते हैं कि विच एलिमेंट्स इज प्रेजेंट इन बिटवीन B12। तो कोई आपसे बोले कि बिटवीन B12 में कौन सा तत्व उपस्थित होता है, कौन सी धातु होती है उसमें, तो आप उसको बोलेंगे कोबाल्ट। क्या बोलेंगे उसको आप? कोबाल्ट बोलेंगे, क्योंकि बिटवीन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है, कोबाल्ट पाया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, अगली क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 32 सेमीकंडक्टर अर्थात अर्धचालक का उदाहरण दीजिए। सेमीकंडक्टर अर्थात अर्धचालक का उदाहरण दीजिए। जैसे बोलेंगे गिव एन एग्जांपल्स ऑफ सेमीकंडक्टर, गिव एन एग्जांपल्स ऑफ सेमीकंडक्टर। अगर सेमीकंडक्टर के उदाहरण की हम बात करते हैं बच्चों, तो आइए हम बात कर लेते हैं इसके एग्जांपल्स। बहुत सारे इसके एग्जांपल्स थे मैंने, जिसमें कि सेमीकंडक्टर के मैंने बोला था कार्बन वाली जो ग्रुप है, कार्बन वाली ग्रुप में सिलिकॉन जर्मेनियम जो है, उसमें से आपको सिलिकॉन और जर्मेनियम बोथ आर सेमीकंडक्टर्स, बोथ आर सेमीकंडक्टर्स। ओके, अब अगर कोई पूछता है कि त्रिज्या अनुपात से क्या समझते हैं, मींस व्हाट इज मेंट बाय रेडियस रेशियो, तो त्रिज्या अनुपात से समझना क्या है, त्रिज्या अनुपात की बात ही करनी है तो इसकी बात ही करनी बेकार है, क्योंकि ये सब जानते हैं, कोई ऐसा नहीं बचा होगा जिसे त्रिज्या अनुपात नहीं आएगा। भाई त्रिज्या अनुपात का मतलब हमें कोई आयनिक क्रिस्टल लेंगे, जब आयनिक क्रिस्टल लेंगे उसमें दो तरह के आयन पाए जाएंगे, एक केटायन दूसरा एनायन, मींस एक को धनायन बोलेंगे और दूसरे को ऋणायन बोलेंगे। जब इन दोनों के त्रिज्या का अनुपात निकालेंगे, जब इन दोनों के त्रिज्या का अनुपात निकालेंगे वही तो रेडियस रेशियो होगा, मतलब दोनों के रेडियस का मींस रेडियस ऑफ केटायन डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ एनायन, दोनों की रेशियो फाइंड कर लेंगे तो हमारा त्रिज्या का अनुपात निकल जाएगा और ये त्रिज्या का अनुपात होगा। अगली क्वेश्चन है बच्चों एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का उदाहरण, मतलब एन टाइप का सेमीकंडक्टर जो है उसका क्या उदाहरण होगा। अब ये तो मैंने बता रखा है, सबको बताया जा चुका है कि जो एन टाइप के सेमीकंडक्टर होते हैं इनके एग्जांपल्स क्या होगा भाई, तो कुछ खास नहीं है। मैंने बोला है कि सिलिकॉन और जर्मेनियम ये दोनों सेमीकंडक्टर हैं, तो एन टाइप का मतलब कि अपने पहले वाले से अगर उनकी होती है, सॉरी अपने पहले वाले अपने बाद वाले से। ओके, अपन लोग बात करते हैं यहाँ पे कि जो सेमीकंडक्टर है अगर P और AS को मिश्रित कर देते हैं, मतलब फास्फोरस और आर्सेनिक को सिलिकॉन जर्मेनियम में मिश्रित करते हैं, जो हमारे सेमीकंडक्टर प्राप्त होते हैं उसे एन टाइप का सेमीकंडक्टर कहा जाता है। वे सब लोग बोलेंगे कि दो सेमीकंडक्टर व्हिच आर मेड अप ऑफ मिक्सिंग ऑफ फास्फोरस एंड आर्सेनिक विद सिलिकॉन एंड जर्मेनियम इज कॉल्ड एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, इज कॉल्ड एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। ओके, अगली बात हम अगली जो हमारी क्वेश्चन है, अगली क्वेश्चन 34 का बी है, मतलब ये क्वेश्चन है पी टाइप सेमीकंडक्टर का उदाहरण दीजिए। भाई यहाँ पे एन टाइप और पी टाइप में रह क्या गया, तो यहाँ पे लोग बोले हैं, देखिए दो ही चीज हमने पढ़ाया था आपको जब सेमीकंडक्टर की हम बात कर रहे थे। सेमीकंडक्टर दो तरह के होते हैं, एन टाइप और पी टाइप। तो अब एन टाइप वाला जो है, एन टाइप वाला देखिए सिलिकॉन और जर्मेनियम इन दोनों को मिश्रित किया जाता है फास्फोरस एंड आर्सेनिक के साथ में, तो ये आपको एन टाइप के सेमीकंडक्टर देते हैं। एंड उसी सिलिकॉन एंड जर्मेनियम को किसके साथ मिश्रित किया जाता है, तो बोरॉन और एल्युमिनियम के साथ मिश्रित किया जाता है। तो ये जो हमारे होते हैं, ये आपके जो होते हैं वे किस टाइप के होते हैं भाई, तो ये आपके पी टाइप के होते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये बातें आपकी अगली क्वेश्चंस की अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 35, तो क्वेश्चन है कि इथाइल अल्कोहल को आयोडीन तथा एनोडेस के साथ गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है, मींस व्हाट इज ऑब्टेन्ड व्हेन इथाइल अल्कोहल इज हीटेड विद आयोडीन एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड और आयोडीन के साथ अगर हम अल्कोहल को हीट करते हैं तो क्या मिलता है, कुछ नहीं मिलता है भाई, आपको आयोडो फॉर्म मिलता है, क्योंकि वहां आयोडो फॉर्म ही मिलेगा क्योंकि आयोडीन के साथ मिक्स किया गया, आयोडीन के साथ उसको हीट किया गया। अगला क्वेश्चन 35 का अगला क्वेश्चन, प्राइमरी अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप क्या होती है। प्राइमरी अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप, अब ये भी कोई बताने वाली बात है क्या भाई, प्राइमरी अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा CH2OH, प्राइमरी अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा फ्रेंड्स CH2OH। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए इसके बाद हम लोग अगली क्वेश्चंस लेकर के आते हैं, फिर अगली क्वेश्चंस आएंगी। ओके, 35 का CH2OH हम लोग कर लिए हैं, 35 का CH2OH के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 36 में। क्वेश्चन नंबर 36 आपसे पूछेगा कि लुकास रिएजेंट क्या है, मतलब व्हाट इज लुकास रिएजेंट, लुकास रिएजेंट है क्या, तो हम लोग इसका आंसर करेंगे। लुकास रिएजेंट की अगर हम बात करेंगे तो बोलेंगे कि जब अनाद ZnCl2 तथा HCl के मिश्रण को मतलब एक साथ मिश्रित करके अभिक्रिया कराया जाता है तो उसको हम लोग लुकास रिएजेंट कहते हैं। मतलब आप बोलिएगा कि अनाद्र ZnCl2 तथा HCl के मिश्रण को लुकास रिएजेंट कहा जाता है। आई होप आपको समझ में आ रही है चीजें, फटाफट बताते समय और जहां प्रॉब्लम होगी बता देना हमें। देखो, द मिक्सिंग ऑफ इनर्ट ZnCl2, इनर्ट मतलब जस्ट एनहाइड्रस बोलते हैं हम लोग, अनाद्र
एंड HCl इज कॉल्ड अ लुकास रिएजेंट, मतलब कि आपको हो गया कि ये मिक्सिंग होता है जिंक क्लोराइड और उसका। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट्स हमारे पास है कि प्रश्न जो है 37 टोलेन रिएजेंट क्या है। देखिए बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, एक एक नंबर में आ सकते हैं, वैसे तो 2 नंबर के क्वेश्चन है। टोलेन रिएजेंट क्या है, व्हाट इज टोलेन रिएजेंट? अच्छा टोलेन रिएजेंट भी जस्ट लुकास रिएजेंट की तरह ही एक रिएजेंट है। अब बातें कर लेते हैं कि अमोनिकल AgNO3 अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट घोल को टोलेन रिएजेंट कहा जाता है। कोई पूछता है कि टोलेन रिएजेंट का फार्मूला क्या होता है, इसका डेफिनेशन क्या होता है बच्चों, तो आप बोलेगा कि जो होता है अमोनिकल AgNO3 होता है, इसका घोल को ही टोलेन रिएजेंट कहा जाता है। इसका सूत्र जो होता है वो AgNH3 का होल ट्वाइस इनटू OH मींस यह एक उप सहसंयोजन यौगिक है, यह एक उप सहसंयोजन यौगिक है, मतलब ये एक कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स है। मींस अमोनिकल AgNO3 सॉल्यूशन इज कॉल्ड टोलेन रिएजेंट, इट्स फार्मूला इज इतना होगा मेरे बच्चों, ध्यान रखिएगा। चलिए अगली बात करते हैं स्टूडेंट्स, अगली बात अगर करा जाए, अगली क्वेश्चन हमारे पास है 38। अगली क्वेश्चन हमारे पास है 38 का ए में है कि कैल्शियम एसीटेट का ड्राई डिस्टिलेशन कराने पर, कैल्शियम एसीटेट का ड्राई डिस्टिलेशन कराने पर क्या होता है। तो हिंदी वाले बच्चे अब हम लोग बोलेंगे कि कैल्शियम एसीटेट का ड्राई डिस्टिलेशन का क्या मतलब है, तो कैल्शियम एसीटेट का शुष्क प्रभाजी आसवन, हिंदी में पूरा कहते हैं कि कैल्शियम एसीटेट का ड्राई डिस्टिलेशन को हिंदी में कहते हैं कैल्शियम एसीटेट का शुष्क प्रभाजी आसवन कराने पर क्या होता है, व्हाट इज ऑब्टेन्ड बाय ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम एसीटेट। तो बच्चों हमारी आंसर हो जाएगी कि कैल्शियम एसीटेट को ड्राई डिस्टिलेशन कराएंगे तो हमें क्या मिलने वाला है, तो हमें कुछ नहीं एसीटोन मिलने वाला है, एसीटोन मिलने वाला है जो कि एक कार्बोनिल कंपाउंड है। ये कीटोन वाला फंक्शनल ग्रुप, कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप रखने वाला कंपाउंड है जिसको हम लोग बोलते हैं, इसका नाम होता है एसीटोन या प्रोपेनॉन भी बोलते हैं बच्चों, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ओके चलिए अगली क्वेश्चन के ऊपर हम चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, अगली क्वेश्चन देखते हैं। अगली क्वेश्चन 38 का भी है, कैल्शियम फॉर्मेट, वहां कैल्शियम एसीटेट था, यहाँ कैल्शियम फॉर्मेट है, तो कैल्शियम फॉर्मेटेड के ड्राई डिस्टिलेशन कराने पर क्या प्राप्त होता है, मींस व्हाट इज ऑब्टेन्ड बाय ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम एसीटेट। सिंस हम लोग यहाँ बोलेंगे कि फॉर्मल्डिहाइड, देखिए वहां पे हमें प्राप्त हो रहा था एसीटोन एंड यहाँ स्टूडेंट्स हमें प्राप्त होगा फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड का मतलब ये एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप वाला एक यौगिक है जिसको हम लोग लिखते हैं HCOOH, ये फॉर्मल्डिहाइड है। फॉर्मल्डिहाइड को मीथेनॉल के नाम से भी जानते हैं। ये आपका रहा जो कि कैल्शियम फॉर्मेट के ड्राई डिस्टिलेशन से प्राप्त होने वाला जो है वो फॉर्मल्डिहाइड है। और कैल्शियम एसीटेट, जहां एसिड लग गया वहां एसीटोन मिलेगा, जहां फॉर्म लग गया वहां फॉर्मल्डिहाइड मिलेगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। अगली क्वेश्चन स्टूडेंट्स, अगली क्वेश्चन 39 आपके पास है। देखिए कैल्शियम एसीटेट एवं कैल्शियम फॉर्मेट के मिश्रण को ड्राई डिस्टिलेशन कराने पर क्या होता है। अभी देखो हम लोग पहले पढ़ लिए कैल्शियम एसीटेट का और कैल्शियम फॉर्मेट, दोनों अलग अलग पढ़े, एक में एसीटोन और दूसरे में आपको फॉर्मल्डिहाइड मिला। अब बोल रहा है कि इन दोनों के मिश्रण का ड्राई डिस्टिलेशन कराते हैं तो क्या मिलता है, मींस व्हाट इज ऑब्टेन्ड बाय ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ अ मिक्सचर ऑफ कैल्शियम एसीटेट एंड कैल्शियम फॉर्मेट। तो आइए हम बातें करेंगे। हम लोग डायरेक्टली बोलेंगे भाई कि एसीटल्डिहाइड मिलेगा और कुछ मिलेगा ही नहीं, मतलब हम बोलेंगे कि यहाँ से जो कैल्शियम एसीटेट और जो कैल्शियम फॉर्मेट है इन दोनों के मिश्रण से जो प्राप्त होगा हमारा वो एसीटल्डिहाइड प्राप्त होगा बच्चों, एसीटल्डिहाइड प्राप्त होगा। एसीटल्डिहाइड का स्ट्रक्चर ऐसा कुछ हो जाएगा, ये एसीटल्डिहाइड है। एसीटल्डिहाइड का दूसरा नाम होता है एक कार्बन और एक दो कार्बन ले हम लोग करते हैं इथेनॉल, क्या हो जाएगा, इथेनॉल हो जाएगा। तो ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन।
अगली क्वेश्चन के बाद स्टूडेंट्स हम लोग बातें करते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 39 में एंटर करते हैं। जब क्वेश्चन नंबर 29 की बात आती है तो ये क्वेश्चन नंबर 39 जो है और 39 का बी एंटीबायोटिक का उदाहरण दें, मींस गिव एन एग्जांपल्स ऑफ एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक का एग्जांपल्स की अगर बात करें स्टूडेंट्स तो ये हमने आपको पढ़ाया हुआ है एंटीबायोटिक जो है केमिस्ट्री इन आवर एवरीडे लाइफ में। तो हम लोग बात की है कि टेरामाइसिन इज एन एग्जांपल्स ऑफ एंटीबायोटिक। टेरामाइसिन जो है बेस्ट एंटीबायोटिक का एग्जांपल्स है। बेस्ट कोई पूछेगा एंटीबायोटिक एग्जांपल्स दीजिए, आप बोले टेरामाइसिन, या क्वेश्चन पूछेगा कि टेरामाइसिन इनमें से क्या है तो आप बोलेंगे एंटीबायोटिक है टेरामाइसिन। ओके, अगली क्वेश्चन, किस विटामिन की कमी से रिकेट की बीमारी होती है, मींस व्हिच डिफिशियंसी ऑफ द डिफिशियंसी ऑफ व्हिच विटामिन्स कॉज रिकेट्स डिजीजेस। तो अगर रिकेट्स की बीमारी होती है तो किस विटामिन की वजह से होती है, जस्ट विटामिन डी की वजह से। ध्यान रखिएगा, कोई पूछेगा क्वेश्चंस कि रिकेट्स की बीमारी, रिकेट्स की डिजीजेस किस विटामिन की कमी से होती है, विटामिन डी की कमी से होती है। ओके स्टूडेंट्स, आइए अगली क्वेश्चंस, हमारी अगली क्वेश्चंस आपकी प्रतीक्षा में। अगली क्वेश्चंस 40 का बी एंटीपायरेटिक का उदाहरण दें। गिव एन एग्जांपल्स ऑफ एन एंटीपायरेटिक, मतलब एंटीपायरेटिक का उदाहरण दें। तो ये रहा आपका एंटीपायरेटिक का उदाहरण जिसे हम पैरासीटामोल के नाम से जानते हैं। ये भी हमने आपको पढ़ाया विथ स्ट्रक्चर, डिटेल में हमने पढ़ाया है। कहां, तो इसको डिटेल में हम लोग पढ़े हैं केमिस्ट्री एवरीडे लाइफ में। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए हम लोग बातें कर रहे हैं कि ये जो हमारी है, कोई आपसे पूछता है, ध्यान समझिए क्वेश्चन क्या है, एंटीपायरेटिक। एंटीपायरेटिक का अगर कोई नाम लेता है, एंटीबायोटिक में आपको मैंने पढ़ा दिया, एंटीपायरेटिक पूछेगा तो आप बोलेंगे पैरासीटामोल। चलिए अगली क्वेश्चन हमारे पास है 41 का ए, 41 का है। अब और लॉक्स का मोनोमर है, इज द मोनोमर ऑफ ऑरलॉक्स। मोनोमर का मतलब होता है बाबू, हम बता चुके हैं मोनोमर का मतलब एकलक होता है, बहुलक का बहुलक चैप्टर से क्वेश्चन है, पॉलीमर से है, ध्यान रखिएगा। तो मोनोमर का जो हिंदी होता है वो बहुलक एकलक होता है। ओके फ्रेंड्स, तो अब आपको कोई बोलेगा कि आप इसका आंसर बताइए, क्वेश्चन आपके सामने है कि ऑरलॉक्स का मोनोमर है, तो आप यहां बोलेंगे कि ऑरलॉक्स का मोनोमर जो है एक्रिलोनाइट्राइल। एक्रिलोनाइट्राइल जो है एकलक है ऑरलॉक्स का, या ऑरलॉक्स का मोनोमर एक्रिलोनाइट्राइल को कहते हैं। ये अगली क्वेश्चन अगली टेफ्लॉन का मोनोमर है, मतलब अभी हम लोग बात किए ऑरलॉक्स का मोनोमर, अब हम लोग बात कर रहे हैं टेफ्लॉन का मोनोमर, मतलब ये भी जो है टेफ्लॉन जो है ये भी एक प्रकार का बहुलक है, एक प्रकार का पॉलीमर है। तो बहुलक की सबसे छोटी इकाई, एकदम छोटा इकाई जो है मोनोमर कहलाता है, जिसे एकलक कहते हैं। तो इसका हो जाएगा टेट्राफ्लोरोइथेन। अगर कोई पूछता है कि टेफ्लॉन का मोनोमर, टेफ्लॉन का एकलक क्या होगा, हम लोग बोलेंगे टेट्राफ्लोरोइथेन बोलेंगे, टेट्राफ्लोरोइथेन। अगली क्वेश्चन, टेरिलीन को क्या कहा जाता है। अगली क्वेश्चन है आपके सामने, टेरिलीन को क्या कहा जाता है। आज की क्लास की जो पीडीएफ है मिल जाएगी ग्रुप में, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, देखिए बात करते हैं व्हाट इज टेरिलीन इज कॉल्ड। टेरिलीन को क्या कहते हैं भाई, तो टेरिलीन को पॉलिएस्टर कहते हैं। कोई पूछेगा टेरिलीन को क्या कहते हैं, आप बोलेंगे टेरिलीन को क्या कहते हैं भाई, पॉलिएस्टर कहते हैं। क्या कहते हैं, पॉलिएस्टर। ओके, आगे बढ़ते हैं, हम टेरिलीन को पॉलिएस्टर कहते हैं। अब स्टूडेंट्स बात करेंगे बी नंबर में, थर्मोसेटिक प्लास्टिक का उदाहरण दीजिए। थर्मोसेटिक प्लास्टिक, गिव एन एग्जांपल्स ऑफ थर्मोसेटिक प्लास्टिक। तो थर्मोसेटिक प्लास्टिक का एग्जांपल, सबसे बेस्ट एग्जांपल बेकलाइट होता है। थर्मोसेटिक प्लास्टिक का सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल, सबसे बेस्ट एग्जांपल बेकलाइट होता है, इसलिए बेकलाइट इज एन एग्जांपल ऑफ थर्मोसेटिक प्लास्टिक। ध्यान रखिएगा। अगली क्वेश्चन स्टूडेंट्स, अगली क्वेश्चन है आपके सामने, नेचुरल रबर का मोनोमर है, मतलब आपको मोनोमर ऑफ नेचुरल रबर, मतलब नेचुरल रबर जो प्राकृतिक रबर है, प्राकृतिक रबर, उस रबर का एकलक क्या होगा, तो आइसोप्रीन होता है। स्टूडेंट्स आइसोप्रीन होता है। अगर कोई बोले नेचुरल रबर का मोनोमर क्या होता है, तो आइसोप्रीन होता है। क्या होता है बच्चों, आइसोप्रीन। चलिए अगली एकदम फटाफट, एकदम ऐसे करते रहो, जो भी है फटाफट देखते चलिए फटाफट। जो भी बच्चे यहाँ आज हमारे चैनल पे नए होंगे, पहली बार होंगे, काइंडली सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि आज देखो यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ जो आज मैं डिस्कस कर रहा हूँ इसके जस्ट बाद कल 2 घंटे की क्लास होगी।
कल 2 घंटे की क्लास होगी। उसके बाद केमिस्ट्री एग्जाम से एक दिन पहले फिर 2 घंटे की मैं क्लास रखूंगा यहीं पे, क्योंकि इसमें अभी कल जो 2 घंटे की क्लास हो उसमें मैं आपको नियर अबाउट लगभग 200 टू 250 मतलब 200 से 250 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराएंगे डेफिनेटली, उसी में से रहेगा, उसके बाहर का नहीं होगा। इसके लिए आपको यहाँ देखते रहना है, मेरे अगली नोटिफिकेशन का वेट करना है। अगली क्वेश्चन है 43 का भी कृत्रिम रबर का मोनोमर है। अभी हम लोग पढ़े प्राकृतिक रबर का मोनोमर, अब क्वेश्चन पूछ रहा है द मोनोमर ऑफ अ सिंथेटिक रबर इज, मतलब कृत्रिम रबर का मोनोमर। तो कृत्रिम रबर का मोनोमर नियोप्रीन, देखो कितना ना एकदम मतलब जस्ट रिलेशन है, कोरिलेशन है कि जैसे आपसे पूछे प्राकृतिक रबर का आइसोप्रीन, कृत्रिम रबर का नियोप्रीन, प्राकृतिक रबर का आइसोप्रीन और कृत्रिम रबर का नियोप्रीन, याद रखिएगा बच्चों। अगली क्वेश्चन आपकी है, देखो यहाँ देखो मान लीजिए कुछ लोगों को लग रहा होगा सर डिटेल में नहीं बता रहे क्या, तो अब यहाँ मैं आपकी जो है क्वेश्चन सारे बता चुका हूँ आपको, बस क्वेश्चन को याद दिला रहे कि यही आने वाला है। 60 मोस्ट इंपोर्टेंट वीवीआई क्वेश्चंस यहाँ हम डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए सारे क्वेश्चंस के शॉर्ट आंसर लेकर के आए, वेरी शॉर्ट आंसर लेकर के आए हैं। अगर आपको 2 नंबर में आता है, पूछता है कि आपका कृत्रिम रबर का मोनोमर क्या है, तो बोले कि कृत्रिम रबर का मोनोमर जो है आपको नियोप्रीन है, इतना लिखेंगे ऐसा नंबर मिलेगा। ओके फ्रेंड्स, बोलेंगे क्लोरोक्वीन क्या है, व्हाट इज क्लोरोक्वीन, क्लोरोक्वीन क्या है बाबू, तो क्लोरोक्वीन जो है एंटी मैलेरियल है, क्लोरोक्वीन जो है क्या है, तो एंटी मैलेरियल है, क्लोरोक्वीन इज नोन एज एंटी मैलेरियल। ओके फ्रेंड्स, अगली क्वेश्चन मॉर्फिन क्या है, व्हाट इज मॉर्फिन, मॉर्फिन है क्या भाई, तो क्वेश्चन हमारा है बाबू मॉर्फिन जो है एनाल्जेसिक है, मॉर्फिन जो है एनाल्जेसिक है, मतलब यह एक प्रकार का क्या बोलते हैं लोग इसको, एडिक्टेड पदार्थ है, मतलब यह एक प्रकार का ड्रग रिलेटेड पदार्थ, एक प्रकार का ड्रग्स है। ठीक है फ्रेंड्स, इसकी हम बातें कर चुके हैं, क्लासेस में डिस्कस किया जा चुका है। अगली क्वेश्चन है फिनॉल का उपयोग किस रूप में होती है, फिनॉल का उपयोग किस रूप में होती है, हाउ इज फिनॉल यूज्ड, फिनॉल का उपयोग किस रूप में होती है, तो एंटीसेप्टिक के रूप में होती है, फिनॉल का उपयोग एंटीसेप्टिक के रूप में होती है। ओके फ्रेंड्स, अगली क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए अगली हमारी क्वेश्चन है 55 का भी, डेटॉल क्या है, व्हाट इज डेटॉल, डेटॉल क्या है भाई, तो डेटॉल क्या है, एंटीसेप्टिक है, और क्या है डेटॉल क्या है, एंटीसेप्टिक। ओके चलिए अगली बात, कोई क्वेश्चन पूछता है, अब देखिए अगली क्वेश्चन है प्राइमरी अल्कोहल को ऑक्सीडेशन कराने पर क्या प्राप्त होता है, मतलब what is obtained when primary alcohol is oxidized, प्राथमिक अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से क्या प्राप्त होता है, ये तो बड़ी आसान है भाई, एकदम सिंपल है कि एल्डिहाइड तथा कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होता है, मतलब प्राथमिक अल्कोहल। अगर मान लीजिए इस क्वेश्चन में थोड़ी बहुत डाउट है, चलो मैं बीच बीच में थोड़ी डिटेल में बताते चलूंगा, ऐसा नहीं कि नहीं एकदम। अब देखो प्राथमिक अल्कोहल का मतलब हो जाएगा CH3CH2OH, ये है बाबू प्राथमिक अल्कोहल। अब प्राथमिक अल्कोहल से आपको क्या बनाना है, एल्डिहाइड बनाना है, मतलब एल्डिहाइड बनाने के लिए बच्चों आपको ध्यान रखना होगा कि CH3CHO होना चाहिए, ये होएगा। अब इसके बाद में अगर यहाँ से आप कार्बोक्सिलिक एसिड बनाते हो तो बच्चों कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने के लिए आपको CH3COOH बनाना होगा, इन दोनों को ध्यान रखिएगा। ये जो है आपको प्राथमिक अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से प्राप्त होते हैं, एल्डिहाइड तथा कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके फ्रेंड्स, हम लोग बात कर लेते हैं, अगर वही क्वेश्चन पूछेगा द्वितीयक अल्कोहल से क्या प्राप्त होता है, तो आप कीटोन बोल दीजिएगा। ध्यान रखिएगा प्राथमिक अल्कोहल से एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होते हैं, जबकि द्वितीयक अल्कोहल से क्वेश्चन पूछेगा अगर तो क्या बोलेंगे, कीटोन बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों, कीटोन। ओके, अगली क्वेश्चन आपके स्क्रीन। अब बोल रहे सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराने पर क्या प्राप्त होता है, अभी बोल ही नहीं कि क्वेश्चन आ गया, नाम ले शैतान हां से मतलब क्वेश्चन आ गया शैतान। ओके तो देखो व्हाट इज ऑब्टेन्ड ऑन ऑक्सीडेशन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल बच्चों, तो सेकेंडरी अल्कोहल से हमने कुछ देर पहले बोला है कि कीटोन प्राप्त होगा, द्वितीयक अल्कोहल से क्या प्राप्त होने वाला है, कीटोन। ओके, अगली क्वेश्चन नंबर, सल्फाइड ओर्स का सांद्रण किस विधि द्वारा किया जाता है, मतलब सल्फाइड ओर्स आर कंसंट्रेटेड बाय विच मेथड, सल्फाइड अयस्क और मतलब अयस्क का सांद्रण किस विधि द्वारा किया जाता है,
तो हम लोग यहाँ आंसर बता देंगे, फटाफट बोलेंगे कि फोर्थ फ्लोटेशन मेथड। अगर कोई बोले सल्फाइड अयस्क का सांद्रण किस विधि द्वारा किया जाता है, तो फोर्थ फ्लोटेशन मेथड मतलब फोर्थ फ्लोटेशन विधि द्वारा किया जाता है। अब सबकी हिंदी बता रखा है हमने, सब कुछ चीजों को डिस्कस कर रखा हमने। अगले क्वेश्चन से स्टूडेंट्स, शुष्क बर्फ ड्राई आइस किसे कहा जाता है? ड्राई आइस को व्हाट इज कॉल्ड ड्राई आइस? ड्राई आइस किसे कहा जाता है? तो ये बताने वाली कोई बात नहीं है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को ड्राई आइस कहते हैं, पहले से बताया जा चुका है बच्चों। अगली क्वेश्चन है आइडियल सॉल्यूशन, आदर्श घोल से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द आइडियल सॉल्यूशन, मतलब आइडियल सॉल्यूशन से क्या समझते हैं? तो बच्चों मैंने पहले ही बता रखा है कि जो राउल्ट के नियम का पालन करते हैं वे आदर्श विलयन होते हैं। जो राउल्ट के नियम का पालन करते हैं वे क्या होते हैं? आदर्श विलयन होते हैं। वह घोल जो राउल्ट लॉ का पालन करते हैं तथा जिनमें एंथैल्पी चार्ज एवं वॉल्यूम चार्ज जो होता है ये शून्य के बराबर होता है। मतलब मैं बोल दूं ना कि सिंपल सी बात समझ लो, तुम बोल देना डायरेक्टली, कोई पूछेगा कि आदर्श घोल से आप क्या समझते हैं, तो हम बोलेंगे वैसे घोल जो राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, राउल्ट के नियम का पालन करते हैं उनको आदर्श घोल कहा जाता है। तो राउल्ट के नियम का पालन करने का मतलब है कि ये फार्मूला वो भी गुना से Pa P नॉट A into XA और PB that is equal to P नॉट B into XB, ये तो फार्मूला होना ही चाहिए बाबू, जहां पर आपको डेलेज मिक्सिंग मतलब एंथैल्पी जो परिवर्तन है, एंथैल्पी चेंज जो है, मान लीजिए सपोज करके हमने पढ़ा है राउल्ट का नियम, हम बोले हैं कि मान लो कि एक पात्र है, उस पात्र में कोई द्रव है, जिस द्रव का हम लोग बोल रहे हैं कि A है, कोई द्रव A है, कोई पात्र है हम लोग लेकर रखे हैं P नॉट A, ओके बच्चों। अब कहा जाता है कि जब इन दोनों को एक किसी बड़े पात्र में मिलाया जाता है, मिश्रित किया जाता है, तो अब इन दोनों में पहले यहाँ A था खाली, यहाँ पे सिर्फ B था, लेकिन अब तो यहाँ AB हो गया, तो यहाँ B का जो वाष्प दाब है वो PB हो गया और यहाँ जो A का वाष्प दाब है वो PA हो गया। तो राउल्ट का नियम कहता है कि किसी भी विलयन में किसी एक द्रव का वाष्प दाब उसके मूल अंश के समानुपाती होता है। मतलब ये हम बोलेंगे कि विलयन के अंदर PB समानुपाती होगा XB के। बच्चों ध्यान रखिएगा, PB किसके समानुपाती होगा? XB के। ये प्रूफ हमने आपको कराया। और उसी तरह से जो PA होगा वो समानुपाती होगा XA के। समानुपाती हटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा PA बराबर P नॉट A into XA, जो कि ये वाला फॉर्मूला है, और इसका जब समानुपाती हटाएंगे तो यहाँ से आ जाएगा PB बराबर P नॉट B into XB, जो इसका आ जाएगा। ठीक है, तो ये रहा आपका राउल्ट्स लॉ को पालन करने वाले घोल को आदर्श घोल कहते हैं। अब आइए नॉन आइडियल सॉल्यूशन से आप क्या समझते हैं, मतलब अनादर्श विलयन से आप क्या समझते हैं? वह विलयन नॉन आइडियल, आइडियल का मतलब आदर्श होता है, तो नॉन का मतलब अनादर्श हो जाएगा। इससे क्या समझते हैं? व्हाट डू यू मीन या व्हाट डू यू स्टैंड बाय नॉन आइडियल सॉल्यूशन? अनादर्श विलयन से आप क्या समझते हैं? ठीक वही बोल देंगे कि जो आदर्श नियम का पालन नहीं करते हैं वे क्या हो जाएंगे? अनादर्श विलयन कहलाएंगे। मतलब वहां पे बराबर था, यहाँ बराबर नहीं होगा। मतलब PA नॉट इक्वल टू XA into P नॉट A, PB नॉट इक्वल टू XB into P नॉट B, मतलब ये सारा का सारा हो जाएगा उसी का जस्ट अपोजिट। ओके स्टूडेंट्स, अब अगला क्वेश्चन पूछेगा व्हाट इज द एजियोट्रोपिक मिक्सचर, मतलब एजियोट्रोपिक मिक्सचर्स क्या है? तो हम लोग यहाँ बोलेंगे कि ऐसे घोल, ऐसे सॉल्यूशन जिसमें उसका द्रव और वाष्प दोनों ही प्रवस्था में, द्रव और वाष्प दोनों ही प्रवस्था में संगठन एक समान हो, उसका क्वथनांक नियत होता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं एजियोट्रोप्स या एजियोट्रोपिक मिक्सचर कहते हैं। मींस वैसे सॉल्यूशन, दोज सॉल्यूशन या सच सॉल्यूशन हुज कंपोजिशन इन लिक्विड एंड वेपर फेज इज सेम, मतलब लिक्विड और वेपर फेज में उनकी कंपोजिशन, उनकी संगठन एक बराबर हो, and boiling point is fixed, it is called azeotrops or azeotropic mixture। ओके स्टूडेंट्स, अगली क्वेश्चन हमारे पास है वॉल्ट हफ फैक्टर क्या है? वॉल्ट हफ गुणांक क्या है? तो वॉल्ट हफ गुणांक जो वॉल्ट हफ फैक्टर जो है क्या है? तो वॉल्ट हफ फैक्टर हम लोग I द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। किसके द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं? I द्वारा सूचित करते हैं, संकेतित करते हैं। मान लीजिए एक घोल लेते हैं, सपोज कीजिए कि एक विलयन है, एक घोल है,
इस गोल की एक होती है कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज और इसकी एक होती है ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को अनुसंख्यक गुणधर्म कहते हैं जो आपको पढ़ाया जा चुका है। ओके, घोल के ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज तथा उसकी जो नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है उन दोनों का जो अनुपात होगा, जो दोनों का रेशियो होगा, वही आपका वन टर्म फैक्टर कहलाता है। इसको I द्वारा सूचित किया जाता है। ओके, द रेशियो of observed colligative properties to the normal colligative properties of such solution is called one half factor and it is denoted by I. Okay students, अगली बात हमारी अगली क्वेश्चन नंबर 52 है, एक ऐसे ठोस का उदाहरण दें जिसमें शॉर्टकी तथा फ्रैंकल दोनों दोष पाए जाते हैं। गिवन एग्जांपल्स ऑफ a solid in which both Schottky and Frankel डिफेक्ट्स आर फाउंड। तो सबसे सिंपल एग्जांपल है सिल्वर ब्रोमाइड का। आप डायरेक्टली बोलेंगे कि सिल्वर ब्रोमाइड ही है जिसमें शॉर्टकी और फ्रैंकल दोनों दोष पाए जाते हैं। सिल्वर ब्रोमाइड जो क्रिस्टल होती है, इसी क्रिस्टल में शॉर्टकी और फ्रैंकल दोष दोनों के दोनों पाए जाते हैं बच्चों। ओके, अब यहाँ की बात जो अगली क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 53, रस्ट मतलब जंग का रासायनिक सूत्र क्या होगा? व्हाट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ रस्ट? तो रस्ट की जो केमिकल फार्मूला होने वाली है वो रस्ट का केमिकल फार्मूला Fe2O3 Xh2O होता है। मतलब Xh2O का मतलब कि जो मॉइस्चर है, जो नमी की मात्रा है वो बढ़ और घट सकती है, उसके अकॉर्डिंगली इसकी फार्मूला बनती है। ओके, अगली क्वेश्चन हमारी है कि जब सेल रिएक्शन साम्य अवस्था में होती है, जब सेल की अभिक्रिया साम्य अवस्था में पहुंच जाती है तो उस सेल का ईएमएफ क्या होगा? तो जायज सी बात है कि जब किसी भी सेल की सेल अभिक्रिया साम्य अवस्था को प्राप्त होगी, साम्य अवस्था को पहुंचेगी, तो उसमें क्या होगा? तो उसमें ईएमएफ जो परिवर्तित होता है उसका मान शून्य होगा। मतलब कि जब भी कोई सेल जो है उसकी रिएक्शन इक्विलिब्रियम में आती है तो उसका ईएमएफ जो होता है वो जीरो होता है, शून्य होता है। अगली क्वेश्चन बच्चों, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए डेल जी का मान क्या होगा? मतलब सतत क्रिया के लिए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए डेल्टा जी का मतलब मुक्त ऊर्जा का मान क्या होगा? तो सतत के लिए, स्पॉन्टेनियस के लिए इसका मान ऋणात्मक होता है। मतलब स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए डेल जी का मान ऋणात्मक होता है, नेगेटिव होता है, ध्यान रखेंगे। अगली क्वेश्चन है निम्नलिखित यौगिकों का नाम लिखिए। मतलब ये जो यौगिक हैं इनके नाम लिखने हैं। तो ये जो यौगिक आप देख पा रहे हैं, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, कोऑर्डिनेशन के कंपाउंड है, मतलब उपसंयोजन यौगिक है। ओके स्टूडेंट्स, इसमें सबसे पहले आपको बता दें कि यहाँ पे सबसे पहले यहाँ समझ लीजिए कि जिनको नहीं समझ में है वो ये होता है, इसको बोलते हैं समन्वय संकुल। क्या बोलते हैं? समन्वय संकुल बोलते हैं। मतलब ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर है जिसको हम लोग कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहा जाता है। इसके अंदर दो चीजें मिलेंगी आपको, एक लिगेंड मिलेगा जिसे संलिग्नी कहते हैं, दूसरा मिलेगा CMA सेंट्रल मेटल एटम। मतलब ये जो है CMA है, सेंट्रल मेटल एटम है, एंड NH3 जो है, ये जो NH3 है ये लिगेंड है। ये क्या है बच्चों? लिगेंड है। और ये जो Cl2 है ये आउटर एटम है, मतलब आउटर एलिमेंट्स एटम या जो भी बोलना है आप बोल सकते हैं। तो ये आउटर है, बाहरी, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले जो है, अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के पहले कोई लिखा है तो उसको पहले लिखेंगे, और नहीं तो लिगेंड को लिखेंगे, संलिग्नी को लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे NH3 कितने बार है? 4 बार। 4 के लिए लिख देंगे बच्चों टेट्रा। ओके, 4 के लिए क्या लिख देंगे? टेट्रा लिख देंगे। और इसके बाद में एमीन है, उसको लिखेंगे एमीन। ओके, एंड इसके बाद में आपके पास ये है कौन? कोबाल्ट, तो लिख देंगे हम इसको कोबाल्ट। ओके, कोबाल्ट। और क्लोरीन है, इसका ऑक्सीकरण संख्या इसका 0, इसका ऑक्सीकरण संख्या 0, NH3 का 0, Cl का -1, तो -1 और इंटू 2 -2, मतलब यहां से हो जाएगा, इसका आ जाएगा 2। और उसके बाद में Cl के लिए लिख देंगे बच्चों क्लोराइड। क्योंकि देखो यहाँ पे सबसे बड़ी बात होती है कि यहाँ जो बच्चा ये ऑक्सीकरण संख्या नहीं लिखता है उसके क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। इसलिए बच्चों आपको ध्यान रखना होगा कि बिना ऑक्सीकरण संख्या लिखे आपकी क्वेश्चन सही नहीं हो सकती है, इस बात को ध्यान रखेंगे। अब जब भी आप उपसंयोजन यौगिक के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के एग्जांपल्स बनाएंगे तो आपको ये लिखना मस्ट होगा, जरूरी होगा। आप देखिए यहाँ पे
तो मान लीजिए यहाँ पे हम K4 कर लेते हैं, क्योंकि A नहीं होगा K4 होगा। ओके बच्चों K4 है, सबसे पहले बोलेगा जो पहले होगा उसको पहले, तो पहले में है पोटेशियम, पहले में कितनी बार है या बाद में कितनी बार उसको नहीं लिखते हैं, सिर्फ और सिर्फ लिगेंड के साथ जो है प्रीफिक्स लगाते हैं, ठीक है। ओके उपसर्ग लगाते हैं पोटेशियम। अब ये CN साइनाइड कितने बार है, 6 बार है, हम लोग बोलेंगे हेक्सा, और साइनाइड को बोलते हैं साइनो, पोटेशियम हेक्सा साइनो। आयरन है मतलब यहाँ -6 और +4 मतलब ऑक्सीकरण संख्या आपका हो जाएगा 2, इसलिए हो जाएगा ये फेरेट, क्या हो जाएगा फेरेट हो जाएगा 2, और उसके बाद कुछ नहीं, मतलब दूसरे वाले का नाम हो गया पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट 2। आइए तीसरे वाले का नाम जानते हैं। सबसे पहले देखिए पहले में पोटेशियम है, लिख देंगे पोटेशियम, पोटेशियम। बच्चों देखिए साइनो कितने बार है, क्योंकि यही लिगेंड है, 4 बार है, लिख देंगे हम लोग टेट्रा साइनो। ओके अब उसके बाद इसका हो जाएगा ऑक्सीकरण संख्या, मैंने पढ़ाया पोटेशियम का होता है +1, मतलब यहाँ 2 हो जाएगा, इसका -1 तो 4 हो जाएगा -4, तो यहाँ से निकेल की जो ऑक्सीकरण अवस्था आएगी 2 आएगी, इसलिए लिख देंगे हम लोग यहाँ पे निकेलेट 2, ठीक है। अब यहाँ की बात जिन बच्चों को प्रॉब्लम होगी वो कमेंट सेक्शन में कमेंट डालते चलें, हम लोग देखते चलेंगे, डिस्कस हो गई उनकी कमेंट। ओके सो ऐसे करके आपके पास जो है सारे के सारे आ जाएंगे। हम लोग बात करेंगे यहाँ से जितने भी हैं इन सब के जो है हम लोग आसानी से इन सारे यौगिकों के नाम लिख सकते हैं। ये 2 के नाम हम आपके ऊपर छोड़ रहे हैं, अगर आपको 2 के नाम बना पाते हैं तो फटाफट कमेंट बॉक्स में उनके नाम कमेंट कर दीजिएगा, अदरवाइज आप क्या कीजिएगा जिनको पूछनी होगी वो ग्रुप पे मैसेज करके क्वेश्चंस को अपने पूछ सकते हैं। ओके फ्रेंड्स अगली क्वेश्चंस को टाइम को देखते हुए हम लोग बात कर रहे हैं, अगली क्वेश्चंस के ऊपर चलते हैं। अब देखिए यहाँ से जो क्वेश्चंस होने वाली है, निम्नलिखित का संरचना सूत्र लिखिए, मतलब ये संरचना सूत्र ऑलरेडी लिखा हुआ है, इसका नाम लिखना है, संरचना लिखा हुआ है इसका नाम लिखना है, मतलब ये जो कंपाउंड दिया गया इसका नाम क्या होगा, तो इसका नाम बताने की जरूरत तो खैर है नहीं, आपको आईयूपीएसी नाम है। सबसे पहले ये आप श्रृंखला बनाएंगे 1 2 3 4 5 बोलेंगे, मतलब आप बोलेंगे कि 4 डाइमिथाइल हो जाएगा आपका, एंड उसके बाद में 5 कार्बन तो पेंटेन, और दूसरे को अच्छा 2 और हो जाएगा। उसी तरह से बच्चों ये आपका हो जाएगा 2 ब्यूटेनॉल या ब्यूटेन 2 और, मतलब आईयूपीएसी नाम लिखने में आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपको सब कुछ बताया जा चुका है। और जिसे यहाँ ऑर्गेनिक कंपाउंड के कार्बनिक यौगिकों के आईयूपीएसी नाम में किसी बच्चों को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ओके फ्रेंड्स देखिए नीचे दी गई यौगिकों का संरचना लिखिए, मतलब जो यौगिक नीचे दे रहे हैं उनकी संरचना लिखिए, मतलब ये नाम दिया हुआ इसकी संरचना लिखिए, एकदम आसान है, जस्ट सिंपल है भाई। सिंपल क्या है, तो यहाँ 5 कार्बन के सबसे पहले पेंटेन बना लेना, ओके, और पेंटेन बनाने के बाद में 2 क्लोरो 2 पे क्लोरो और 3 पे मिथाइल जोड़ देना, ये आपका हो गया स्ट्रक्चर। ओके अगली क्वेश्चन फ्रेंड्स, अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगली क्वेश्चन है आपकी निम्न का संरचना लिखें, मतलब जो नाम दिया गया इसका संरचना लिखना है। चलो हम देख लेते हैं, इसकी संरचना भी बना देते हैं भाई। अब यहाँ सबसे पहले बेंजीन को ध्यान रखो, यहाँ लिख दो बेंजीन, हो गया। उसके बाद में देखिए यहाँ पे 1 ब्रोमो, मतलब इसको 1 मान लीजिए कि इसको हम 1 बोल रहे हैं, 1 ब्रोमो हो गया। उसके बाद में 2 मिथाइल 2 पे CH3 हो गया, और बोल रहा है कि 4 सेकेंडरी ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल पहले बना लो, बना करके चिपका देना, मतलब ये हो जाएगा, मान लीजिए कैसे बोलते हैं CH3 CH CH3 CH3 हो गया। अब यहाँ से हाइड्रोजन को हटा दिया जाए, तो यहाँ से हटा देंगे। इस सिचुएशन में स्टूडेंट्स अगर हम बात करें CH2 और यहाँ से CH3 हो गया। अब मान लीजिए कि यहाँ से किसी एक जगह से हाइड्रोजन हटा देंगे तो CH2 हो गया। अब इसको ले जाकर के वहाँ जैसे चिपका देंगे और यहाँ से हम लोग की जो है वो बन जाएगी, ऐसे उल्टा कर देते हैं और ले जाकर कहीं कहीं ऐड कर देते हैं, ये आपका हो जाएगा स्टूडेंट्स आपका संरचना। ओके अगली जो हम बातें करने वाले देखिए ऑलरेडी उसी तरह की संरचना यहाँ दी हुई है, क्योंकि सेम टू सेम होता है। अगली जो बात करें बच्चों 59 क्वेश्चन, काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, 2-3 बार पूछा जा चुका है। निम्न कार्बनिक यौगिकों का आईयूपीएसी नाम लिखिए, 2-3 से 4 बार पूछा जा चुका है, इसलिए इनके आईयूपीएसी नाम में कुछ दम नहीं है, एकदम इजी है, आप बना सकते हो। ओके फटाफट चलिए इनके नाम लिख लीजिएगा। अगली जो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स टिंडल प्रभाव की व्याख्या करें, ये काफी बार पूछा हुआ, टिंडल प्रभाव। तो अब आइए टिंडल प्रभाव की अगर हम बात करें तो बात करेंगे कि कोलाइडल घोल में उपस्थित, जब मान लीजिए कोलाइडल कण जो होते हैं, जो कोलाइड के कण होते हैं, उन कोलाइड के कणों द्वारा घोल के अंदर जब प्रकाश को पास कराया जाता है तो उसको स्कैटर कर देते हैं, इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं टिंडल प्रभाव कहते हैं। वैसा प्रभाव
वैसा प्रभाव वह परिघटना जिसमें कोलाइड के कणों द्वारा प्रकाश को बिखेर दिया जाता है उसे हम लोग बोलते हैं टिंडल प्रभाव बोलते हैं। When the scattering of light is done by the colloidal particles present in the colloidal solution, then this phenomenon is called Tyndall effect। ये रहा आपका Tyndall effect। ओके बच्चों, तो ये रही हमारी 60 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जिसकी डिस्कशन हमने की। इसके बाद फ्रेंड्स हम लोग अगली जो क्लास हमारी आएगी 2 घंटे की ऑब्जेक्टिव क्लास होगी आप सभी बच्चों के लिए। 2 घंटे सिर्फ और सिर्फ उसमें 2 घंटों में ओनली 2 आवर्स उसमें हम लोग बात कर लेंगे 250 से 300 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की, जिससे बाहर केमिस्ट्री में नहीं आने वाले हैं और इसकी जो पीडीएफ है आपको ग्रुप में सेंड कर दी जाएगी। चलिए तब तक देखते रहिए, और जो बच्चे आज हमारे चैनल पर पहली बार हैं, नए हैं, कुछ सब्सक्राइब करके ही जाएंगे, सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाएंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।